नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबीन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके की क्लास पढ़ रहे हैं। और इस जीके की क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको यहां पे मैं सॉल्व कराता हूं। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2017 से लेकर 2021 के बीच में हुए एग्जाम्स के हैं। ये क्लास आपको 12:30 बजे मिलती है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे मेरी क्लासेस और देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके अदर क्लासेस को भी देख सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि एक क्लास आपकी रीजनिंग की होती है जो सुबह 7 बजे होती है। 7 बजे के बाद आपकी जो क्लास है वो मेरे द्वारा 12:30 बजे आपको पढ़ाया जाता है, और फिर आपको शाम को 8 बजे से क्लास दी जाती है। यानी आपको 2 क्लास सुबह के टाइम पे और 2 क्लास जो हैं वो आपको शाम के टाइम पे मिलती हैं। 8 बजे आपको मैथ्स की और 9 बजे आपको क्लास किसकी मिलती है? 9 बजे आपको मिलती है हिंदी की क्लासेस। और ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से बनती हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो वहाँ से हमें उसका लेवल समझ में आता है, वहाँ से हमें समझ में आता है कि किस सिलेबस से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें यहाँ पे समझ में आता है कि कौन सी चीज़ से, यानी कैसे कैसे टॉपिक आपको पढ़ने जरूरी हैं। तो इसी वजह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा और भी क्लासेस दी जा रही हैं, यानी हमारा एक बैच भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है चाणक्य बैच। और ये चाणक्य बैच आपको यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इसमें आपको ये टीम पूरा पढ़ाने वाली है, और सबसे खास बात इसके अंदर ये है कि आपको जीएस को कवर करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आपको जिस टीचर का अच्छा समझ में आएगा आप उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी एक टीचर, यहाँ पे जीएस की अगर बात करें कि कोई एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला है। जिसका स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में है केवल वो उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये बैच आपको कितने मिलने वाला है? 599 में। मैं किसका हूं भाई? राम राम भाई, तुम सबके ही हो। त्रिशा शर्मा नमस्ते, सिंपी गौतम और दिव्यांशी स्टूडेंट लाइव, जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो अभी आपके पास में टाइम है, अभी अभी के मौका है। इसके बाद में आप पढ़ने बैठ जाएंगे और पढ़ने के टाइम पे आप शेयर शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि जब भी क्लास में आए सबसे पहले आप अपने साथियों को इन्वाइट जरूर करा करें, तो उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि ये कोर्स जो आपको मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है? बाईएससी ऐप पर मिलने वाला है। और ये बाईएससी ऐप आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद में आपको सारे कोर्सेज हमारे वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और इस क्लास में मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा जब भी मेरी क्लास लें कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बोर्ड पर नहीं लिखी जाती हैं, उन चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बोर्ड पे जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है यादबीन स्मार्ट क्लासेस। लेकिन उसके अलावा खुद से लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर आप खुद से लिखा करें, जिस पर माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। हम खुद लिखते हैं, हमारा बोलना होता है, और हमारे द्वारा लिखी गई चीजें हमें समझ में ज्यादा आती हैं। इसके अलावा आप यहां पे कमेंट जरूर करें, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आप पैट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कराते क्या? बिल्कुल कराते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मोहिनी। यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो शाम को 6 बजे के करीब पैट की क्लासेस दी जाती हैं, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी का, हाँ जिसने बैच ले लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर बैच ले लिया है तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो जो क्लासेस, और आप अपने साथियों को भी बताएं कि यहाँ पे एक जो बैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल और इसके अलावा बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 1964 में स्थापित विश्व भर में जैविक प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संबंधित दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है। तो ऐसी कौन सी, इनमें से, इन चारों में से ऐसी कौन सी तालिका, ऐसी कौन सी लिस्ट है जो 1964 में स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पे इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा कि 1964 के टाइम पे हमारे पास में एक चीज समझ में आई कि कई प्रजाति हैं, कई जातियां हैं जो पेड़ों की हैं, या फिर मान लो जानवर की हैं, पक्षियों की हैं, ये क्या हो रही हैं? धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो इस लुप्त होने से
चीजों पर काम करने के लिए, बचाने के लिए इन पर क्या क्या काम किया जा सकता है, सबसे पहले हमें इनको एक लिस्ट में तैयार करना पड़ेगा। और वो लिस्ट हमने क्या बनाई, वो 1964 में हमने IUCN की एक लिस्ट बनाना तैयार किया, जिसमें एक लिस्ट है जिसका नाम है रेड लिस्ट। और ये रेड लिस्ट का मतलब क्या है, इस लाल सूची का मतलब क्या है कि इस लाल सूची के अंदर वो संकटग्रस्त जातियां आती हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, यानी जो लुप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर है। तो ऐसी चीजों के लिए यानी हमने यहां पे इस रेड लिस्ट के अंदर उनको काउंट किया। जैसे अगर मैं बात करूं, दुनिया में 1,69,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से लगभग 47,000 तो विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी हैं। और ऐसी प्रजातियों को हमने एक लिस्ट में रखा, और वो लिस्ट कौन सी है, वो है आपकी IUCN की रेड लिस्ट। पौधे पशुओं की जातियों के संरक्षण, उनको बचाने की स्थिति का ये बताता है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को नष्ट होने से बचाने में ये काम करता है। जो गिरावट है उसको यहां पर देखता है और उस पर संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। कितने लोगों का बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी? हाँ जी, मैं किसका हूं ने आंसर दिया। आयुषीन भाई, मैं किसका हूं, नाम क्या है आपका पहले तो ये बता दो। जिसके हो उसकी बात अलग है, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। गुड आफ्टरनून पूनम। बी आंसर दिया है त्रिशा ने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पे क्या दिख रहा है, आपने देखा होगा कि हम लोग जो है खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, और खाद्यान्न उत्पादन जो होता है वो कहीं एक स्पेशल जगह पर होता है, यानी एक विशेष क्षेत्र होता है, उसमें हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जगह है जो विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जानी जाती है। अब विश्व खाद्य टोकरी का मतलब क्या है, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, खाद्यान्न, यानी हम यहां पे कुछ भी चीज उगाने का काम कर रहे होंगे। तो खाद्य टोकरी का मतलब खाद्यान्न उत्पादन हो रहा होगा। और जहां भी खाद्यान्न उत्पादन होगा, यानी हम यहां पे क्या है, ग्रेनरी को उगाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ये क्षेत्र जो है वो कैसा होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। भाई उपजाऊ नहीं होगा तब तक हम वहां पे कोई भी चीज उगा नहीं पाएंगे। और ये उपजाऊ कहां होगा, जहां पे क्या पाई जाएगी, जहां पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी, इरिगेशन प्रोसेस अच्छी होगी। सिंचाई व्यवस्था के अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगी। और ये मिट्टी जो मिलेगी वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वो फर्टाइल होनी चाहिए, यानी उपजाऊ होनी चाहिए। और ये क्षेत्र आपको कहाँ मिलने वाला है, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे क्षेत्र केवल मैदानों में मिलते हैं। इसलिए आप देखते हैं हमारा उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, हमारा बिहार मैदानी इलाका है, पश्चिम बंगाल मैदानी इलाका है। तो इन क्षेत्रों में खेती बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन करना, खाद्यान्न का प्रोडक्शन करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी होती है, यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ भी होती है। और यहाँ पर जो मिट्टी आती है वो किसी ना किसी पहाड़ के द्वारा लुढ़का कर लाई जाती है, और ऐसी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और ये जलोढ़ बहुत उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। तो ये मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइए कितने लोगों ने आंसर दिया है। शुभम राजपूत, ओके भाई शुभम राजपूत, मुझे लगता है आप पहली बार जुड़े हो। अगर पहली बार जुड़े तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि नाम तो पता चल ही गया है, हो कहाँ से, कौन से मैदानी क्षेत्र से हो। मोहिनी का आंसर है डी, मैं किसका हूँ डी, त्रिशा ने डी आंसर दिया है, स्टूडेंट लाइफ ने डी, और सबका डी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा आंसर है, यानी आपको ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि हमारा महीने के टाइम पे बता दिया जाता है कि इतनी महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई घट रही है। तो ये महंगाई घटना, महंगाई को मापना, महंगाई को मीजर करना किसी का अगर काम है तो किसका काम है, तो एक विभाग है, एक आयोग है, इसका काम है क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये काम करता है, जो WPI को मापता है, जो CPI को मापता है। WPI क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी महंगाई वाली चीजें होती हैं उनके लिए एक टोकरी बनाई जाती है, और टोकरी से रिलेट करके हम बताते हैं कि हमारे भारत में इतनी महंगाई दर बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई दर कम हो चुकी है। ये हर महीने आपका आता है या हर तीसरे महीने में आपको दिखाई देता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। अब पहला अध्यक्ष किसी ना किसी ने बनवाया होगा, कमीशन है तो किसी ना किसी मंत्रालय के अंदर काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले ये मंत्रालय कौन सा है, तो उस मंत्रालय का नाम है मॉस्पी मंत्रालय। क्या नाम है, मॉस्पी मंत्रालय। ये है आपका मंत्रालय जिसे हम कहते हैं सांख्यिकी
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकी, और पी का मतलब हो जाएगा प्रोग्राम यानी कार्यान्वयन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये जो है, ये मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक कमीशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस आयोग की स्थापना की गई थी 1 जून 2005 को। यानी ये आया कब है? 2005 में। और ये 2005 में जब आया था तो ये थे डॉक्टर सी रंगराजन। इन्होंने इनकी एक कमेटी थी, इस रंगराजन की यानी कमेटी थी, इन समिति ने एक सिफारिश दी कि हमें किसकी जरूरत है? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की जरूरत है। तो इसके बाद में जो सबसे पहले अध्यक्ष यानी आयोग की स्थापना की गई और सबसे पहले अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम था सुरेश तेंदुलकर। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर जो थे वो डॉक्टर सी रंगराजन की समिति की सिफारिश पर जो बना था आयोग, उसके आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आता है जो भी आपके डेटा दिखाई देते हैं, स्टैटिकल चीजें दिखाई देती हैं कि हमारे यहाँ पे जो चीजें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इन चीजों की जो जानकारी देता है वो आपका सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय देता है। और इसके अंतर्गत भी कोई देता है तो कौन? आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो बताइए किसका आंसर सही है? ऑप्शन नंबर आता है बी, बताया है राजपूत ने, शुभम ने बताया है। सबसे पुराना स्टूडेंट हूं यहां, भूल गए क्या आप भाई इतनी जल्दी? भाई जब रोज आओगे तभी तो याद रहोगे। यादें भाई दिलानी पड़ती हैं, याद ऐसे ही थोड़ी ना याद आ जाती हैं। तब याद आती हैं कि उससे रिलेट करके कोई चीज़ों से पता चले, तब चीज़ों को याद किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि बस नाम आ गया तो याद आ गया। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपको पता है कि हमारा भारत अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा है, और अधीन रहा है तो हमने कई बार कोशिश भी की है कि हम यहां से यानी कोई ना कोई ऐसा विद्रोह करें, और विद्रोह करने के बाद क्या हो, हम वहां पर उनसे आज़ादी पाएं। तो आज़ादी की जो नींव रखी गई, या फिर कह सकते हैं कि जो विद्रोह हुआ, वो हमारा कौन सा माना जाता है? वो 1857 का एक क्रांति होती है, यानी एक रिवॉल्यूशन होता है। इस विद्रोह के बाद में यहां पर अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि ये भारतीय जो हैं, ये अगर चाहें तो यहां पर आज़ादी हमसे ले सकते हैं। लेकिन वहां पर ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अगर ये एक साथ अगर होता तो हो सकता था कि हम 1857 में क्या हो जाते? आज़ाद हो जाते। यहां पर होता क्या है कि ये जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। यानी जो सूत्रपात हैं वो आपके मंगल पांडे हैं। नेतृत्व करता थे तो वो बहादुर शाह जफर थे। झांसी में अगर किसी ने काम किया तो लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे विद्रोह में काम किया। और अगर कानपुर में इस विद्रोह की बात करते हैं तो कानपुर की बात की जा रही है, तो कानपुर में नाना साहेब के द्वारा वहां पे नेतृत्व किया गया। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा इनका नेतृत्व किया। लेकिन इनको क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। और दबाने में यहां पे पूछा जा रहा है कानपुर का जो विद्रोह हुआ था, तो कानपुर का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या? आपका आंसर हो जाएगा नाना साहेब के नेतृत्व में। और इस विद्रोह को दबाने का किसी ने अगर काम किया था, वो थे आपके कैंपबेल। तो सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इनके विद्रोह को यानी कानपुर के विद्रोह को दबाने का काम किया था, क्योंकि सर कॉलिन कैंपबेल वहां पे लीडर थे ब्रिटिश के। तो इस वजह से 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो विद्रोह था वो यहां पे दबा दिया गया कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। और इसके नेतृत्व करता थे नाना साहेब, यानी इस विद्रोह को देखने वाले, देखरेख करने वाले कौन थे? नाना साहेब। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितने लोगों का बी आंसर है? तिशा शर्मा ने, शुभम बता रहे हैं बी बिल्कुल सही है। ग्रुप डी का क्लास होता था इसलिए नहीं आ रहा था। अच्छा, ग्रुप डी की क्लासेस अभी कुछ दिन के लिए बंद हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे जहाँ पैट की बात चल रही है, तो पैट का वो टाइमिंग जो है शाम को 6 बजे की, क्योंकि वही टाइम खाली था, तो वो शाम को 6 बजे की जो टाइमिंग है वो पैट की हो चुकी है अभी प्रेजेंट में। और पैट का एग्जाम अभी नज़दीक है, इस वजह से वो ग्रुप डी क्लासेस अभी रोकी हुई हैं। इसके बाद में आपको ग्रुप डी क्लासेस भी मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस यातायात चिन्ह, आपको मालूम है कि यहां पर यूपीएसआई को अगर पढ़ना चाहते हैं और यूपीएसआई को पढ़ना है तो वहां पर कुछ टॉपिक होते हैं जो 100% पूछे जाते हैं। तो 100% में अगर कोई एक टॉपिक है तो वो है यातायात का साइन, यानी जो चिन्ह है वो आपका 100%
आना ही है। यानी मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं या पेपर कराए हैं उन सब में ये टॉपिक पूछा गया है, इसलिए हर पेपर में आया है तो 100% आएगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कोई एक चिन्ह है, अब इस चिन्ह का मतलब पूछा जा रहा है। तो आपके पास में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इस चिन्ह का सही आंसर बताता है। तो बताइए क्या आंसर है, बताइए क्या आंसर होगा। मैं किसका हूं यानी शुभम, त्रिशा, बाकी के पूनम, स्टूडेंट लाइफ और जो भी साथ में जुड़े हुए हैं वो सभी इसका आंसर दें, क्या आंसर होगा। त्रिशा ने आंसर बता दिया ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, आगे जाने दें। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर दिया है त्रिशा के सर द्वारा, बाकी किसी ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। यानी सबसे पहला अगर आंसर किसी ने दिया है तो त्रिशा ने दिया है, और ये वो हैं जिन्होंने हमारे साथ में एक बैच लिया है जिसका नाम है चाणक्य बैच। और चाणक्य बैच इनके द्वारा लिया गया है और उसमें अखिल सर की जो क्लास है जिसमें बताया गया है साइन के बारे में, यातायात के चिन्ह के बारे में, इन्होंने उस क्लास को जरूर लिया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने इसका आंसर तुरंत दे दिया है। और आप ये चाहते हैं कि हमारा इसी तरीके से नंबर आए, इसी तरीके से हम यहां पर आगे आए, तो आप ये एक बैच ले सकते हैं जिसका नाम है चाणक्य बैच। तो चाणक्य बैच को खरीदने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और सबसे पहले बात करते हैं इस चिन्ह का मतलब क्या है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपको ये दिख रहा है कि एक जो है रास्ता दिखाया जा रहा है ऊपर की ओर। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी साइन का मतलब क्या होता है कि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें या फिर आप किसी को रास्ता दें, या फिर मतलब होता है आगे जाने दें। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो वो यहां पर बिल्कुल सही हैं। और प्रिंस ने भी आंसर दे दिया है ए, मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा भी, हाँ चलो ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। गुड आफ्टरनून गीता, शिखा सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को 5 तक कर लिया है, 6 करेंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि आपके पास में देखो, सब जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं संविधान के द्वारा। और अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी तो मौलिक अधिकारों में आपसे अगर आर्टिकल पूछे जाते हैं तो आर्टिकल आप क्या बताते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो समानता का अधिकार हो, चाहे वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो आपका यहाँ पे निजता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, ये सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं। पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है अगर वो ना हो तो बाकी के अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं होगा, बाकी के अधिकारों की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है, अगर वो नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो होता नहीं है कि अगर ये इंसान नहीं मिला तो फिर हमारी कोई किसी भी इंसान की हमारी नज़रों में वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ही है कि संविधान में एक अधिकार ऐसा हमें मिला हुआ है, अगर वो नहीं मिला तो हमारी वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी और अधिकारों की। तो शिखा सिंह आंसर बता रही हैं, मैं किसका हूं ने आंसर दिया है सी, त्रिशा ने बताया है बी, शिखा सिंह का बी, तो सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है ना वो बिल्कुल सही हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपका यानी कोई भी गवर्नमेंट है या किसी के द्वारा आपके अधिकारों पर क्या किया जाए, आपके अधिकारों का हनन कर दिया जाए, तो आपका हनन करने पर, अधिकारों का हनन करने पर आप यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 की बात है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है। और इसी अधिकार को अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी इसी अधिकार को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जो पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। उसके अलावा ये किसके लिए बोला, तो मौलिक अधिकार के लिए। और मौलिक अधिकार में भी किसके अधिकार के लिए बोला गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए बोला गया है। यहां से इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप चीजों को समझ में पाना चाहते हैं। तो मोहिनी मिश्रा का आंसर सी है। बाकी आर्टिकल 32 बिल्कुल सही है, संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7। आपको पता है कि कई राज्य हमारे यहाँ पे जिनके नाम बदल दिए जाते हैं, और नाम जो बदले जाते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नाम बदले जा रहे हैं ये किसी ना किसी अधिकार यानी किसी ना किसी आर्टिकल के तहत बदले जाते होंगे। अब आपको पता ये भी होना चाहिए, जैसे कोई नाम बदला जा रहा है या फिर आप किसी भी क्षेत्र को
यहाँ पर किसी भी क्षेत्र को अपनी सीमा के अंदर दिखाना चाहते हैं या सीमाओं को बदलने का अधिकार अगर आपको मिलता है तो वो आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो वो आर्टिकल है आपका 3। ठीक है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप संसद के किसी भी राज्य का यानी संसद के द्वारा किसी भी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा को बदलने का अधिकार रखते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बदलने की प्रक्रिया इनमें से किसके द्वारा शुरू की जा सकती है, तो नाम बदलने की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा? तो यहां पर याद रखना कि ये अधिकार ना दोनों के पास होता है। किसके पास? राज्य के पास में भी होता है और केंद्र के पास में भी अधिकार होता है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकार अगर किसी को है तो केंद्र सरकार को है। तो राज्य अपना नाम बदलना चाहता है तो राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करती है विधानसभा से, और विधानसभा से जब पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है और केंद्र सरकार राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्ताव को संसद में रखती है और संसद में पेश करने के बाद साधारण बहुमत से इसको पास कराती है। और पास कराने के बाद क्या होता है, जिस स्टेट का नाम बदला जा रहा है वो स्टेट का नाम बदल जाता है। तो किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी का भी बॉर्डर बदलना है तो उसको बदलने का अधिकार कोई किसको है? वो आपके राज्य और केंद्र दोनों को है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेंट्रल के द्वारा, ये मुख्य रूप से सेंट्रल के द्वारा होता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि राज्य भी शामिल होता है। भाई राज्य का नाम अगर मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का नाम बदला जा रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करेगी पहले, यानी केंद्र सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार भी चाहेगी, तभी तो बदलेंगे। गुड आफ्टरनून रेशमा खातून। चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब आप यहां पे देखते हैं कि जब संसद सत्र स्टार्ट होता है, कोई भी संसद सत्र यानी जो हमारा पूरा साल होता है, पूरे साल में पहला सत्र जब स्टार्ट होता है तो दोनों सदनों को राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब राष्ट्रपति बुलाएंगे तो क्या होगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाएगी, और जो संयुक्त बैठक की जाती है वो आर्टिकल 108 के द्वारा की जाती है। यानी आर्टिकल 108 में क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई गई है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा? तो यहां पर जो संयुक्त बैठक बुलाई गई है ना, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो ये याद रखना, वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, लेकिन बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। बाकी आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं या सच हैं? पी कहता है संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। बिल्कुल मैंने बता दिया, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसका मतलब पी सही है, क्योंकि बात करता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। यह भी मैंने बता दिया कि हाँ जी, संयुक्त बैठक का अगर अध्यक्ष कोई होगा तो वो कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। पी और क्यू दोनों होंगे। तो बताओ आंसर आपका सही है कि नहीं है? कितनों का आंसर सही गया है? रितिशा शर्मा बता रही है आई थिंक ओनली ए होगा। नहीं भाई, गलत है, बी बताया है। अंशुल सिसोदिया, लवकुश सर। लवकुश सर मतलब क्या है इसका? आंसर बताओ। मैं किसका हूं बता रहे हैं? बी। वैकेंसी कब आएंगी? भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपका जो है शॉर्ट नोटिस आपका आया हुआ है या फिर सरकार के द्वारा बोला गया है कि यूपी पुलिस में भर्ती हो रही हैं। अब आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको ये भर्तियां मिल जाएंगी। ये यहाँ पर सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया है। तो आपको 2 महीने का इंतजार, यानी हो सकता है इस महीने, हो सकता है अगले महीने, यानी अगस्त और सितंबर के बीच में आपको ये भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। चलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या कहता है? आपको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे आर्टिकल में, यानी हमारे संविधान में। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में से इनमें से किसका उल्लेख किया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा?
आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ये डीपीएसपी क्या होता है, यहां पर आपको आर्टिकल की बात की जाएगी कि तो कौन से आर्टिकल होते हैं डीपीएसपी के, तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक रहता है, यानी मौलिक अधिकारों के जस्ट बाद में कोई अधिकार मिलता है तो वो आपको क्या है, डीपीएसपी का है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है, और इस 36 से 51 के बीच में सरकार यानी राज्य सरकार आपके लिए क्या क्या करेगी उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल बात की जा रही है पीक्यूआर की, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां पे आर्टिकल 51 की बात की जाती है, और ये मैंने बता दिया कि आर्टिकल 51 तो आपका डीपीएसपी का पार्ट है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है क्यों, कुछ हाथों में धन के संकेतन को रोकना, यानी धन का उत्पादन या किसी भी चीज का प्रोडक्शन, उसका साधनों का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और यहां पर उसका संकेतन यानी गलत उपयोग भी क्या होना, उसको रोकना, यानी किसी एक के पास में वो पूरा पैसा नहीं जाना चाहिए, इसको भी रोकना। ये क्या कहलाता है, ये आपका आर्टिकल 39 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 39 का मतलब है कि ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है, ये जो बात कही गई है वो आर्टिकल 40 में की गई है। तो आप यहां पे देख पाएंगे तो आर्टिकल 40 भी आपका डीपीएसपी का पार्ट है, और अगर ये डीपीएसपी का पार्ट है तो यहां पर पी क्यू आर तीनों ही सही हैं। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताओ कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आया है, यहां पर कहां पर आंसर दिया भाई, क्या आंसर दो भाई। बाय बाय गीता, रेशमा खातून ओके, शिखा सिंह नहीं, किसी आंसर नहीं दिया है, किसका हूं और त्रिशा शर्मा, केवल 2 का आंसर आया। बाकी के लोग भाई आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, बाकी के लोग भी आंसर दो ना। मैंने बोला इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, मैंने बोलता हूं फोकस बढ़ाओ, वो फोकस तब बढ़ेगा जब आप खुद किसी भी काम को करोगे। आप किसी भी काम को जब देख रहे होते हो उस टाइम पे आपका फोकस इतना नहीं होता, आप जब किसी काम को कर रहे होते हो तब आपका फोकस ज्यादा होता है। इसलिए कहता हूं करने का यहां पे मतलब है पढ़ाई के साथ साथ यहां पे कमेंट करना, और कमेंट का मतलब है कि यहां पर आप अपने आंसर को चेक करना, और जब आप चेक करने की कोशिश करते हो फोकस बहुत बढ़ता है। आप देखते हो मेरा गलत है या फिर सही है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मेरा सही हुआ कि गलत हुआ। इसलिए कह रहा हूं कमेंट जरूर करा करो, गलती तो होगा यार, गलत तो मैं यहां पे बताऊंगा ही, सही क्या है उसका। आते हैं नेक्स्ट पर, 10 क्या कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। भाई चुनाव आयोग है, बिल्कुल है हमारे पास में, और चुनाव आयोग में 2+1 का कंसेप्ट चलता है या फिर 1+2 का कंसेप्ट चलता है। अब इसका मतलब क्या है, यानी चुनाव आयोग जो होंगे, यानी भारत के चुनाव आयोग की बात की जाएगी तो चुनाव आयोग में 1+2 का कंसेप्ट जो चलता है वो किस तरीके से चलता है, वो चलता है कि एक तो होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो एक हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे हम सीईसी के नाम से जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहां पे 2 होते हैं कौन, इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्हें हम ईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चुनाव आयोग की यहां पर एक तरीके से अध्यक्ष कह सकते हैं, वैसे तो यहां पे अध्यक्ष वर्ड नहीं बोला जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो कि चीफ हैं, इलेक्शन कमिश्नर के चीफ हैं, तो वो कौन है, उनका नाम बात की जाएगी। बात तो चलो बाद में करते हैं, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना ऑप्शन कोई भी दिया हो आप उनको पढ़ो, लेकिन मैं यहां पे बताता हूं कि इन दोनों की नियुक्ति, चाहे वो सीईसी हो चाहे वो ईसी हो, दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है ना, यानी इनका जो कार्यकाल होता है वो ये याद रखना कि एक कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष का, या फिर दूसरा कार्यकाल जो होता है वो होता है 65 वर्ष का। अब यहाँ पे इस दोनों बातों का मतलब क्या है, यानी वो जब चुने जाएंगे उसके बाद या तो वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं या फिर वो 65 वर्ष, यानी अगर उनकी उम्र 65 वर्ष अगर पहले हो जाती है तो वो 65 वर्ष तक रहेंगे, और अगर उनकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो पाती है तो वहां पर उनका पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। यानी इन दोनों में से कोई भी चीज अगर पहले हो रही है तो ये कार्यकाल वहीं तक रहेगा। यानी अगर वो 64 वर्ष की उम्र में चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, अगर वो 60 साल की उम्र में चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और अगर वो 58 वर्ष की उम्र में चुने जाएंगे तो उनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का होगा।
क्योंकि 6 साल पहले हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पे चाहे 6 वर्ष हो चाहे 65 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, कार्यकाल होगा। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे कि अगर इलेक्शन कमिश्नर हैं तो हमारे पास में इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो वो कौन से नंबर के प्रेजेंट में हैं, तो हमारे पास में वर्तमान में 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनका नाम क्या है, तो आप बता देंगे कि उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं। और वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास में जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इनमें से इनका नाम बताओ, दोनों इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या हो। और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं भाई, नॉर्मल बात नहीं है ये, तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक का नाम है सुखवीर सिंह संधू और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का नाम है विवेक जोशी। तो आपका जो आंसर होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और ये कौन से नंबर के हैं, तो 26वें नंबर के सीईसी हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए किसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी किसका सही हुआ है। चुनाव कॉलेजियम सिस्टम से जाता है, नियुक्ति की बात कर रहा है। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्त होने के बाद कॉलेजियम सिस्टम से चुन लिया, अब नियुक्ति कौन देगा उन्हें, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भाई थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन समझा करो। ए बताया है भाई, प्रिंस का ए गलत है, किसका हूं यानी शुभम का आंसर सही है, त्रिशा का आंसर सही है, मोहिनी ने आंसर दिया है 65 सही है, मोहिनी मिश्रा कह रही है 7, ये 7 क्या है, 7 क्या है, चलो रेशमा खातून का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, सबका आंसर ज़्यादातर सही है, बाकी कुछ कंफ्यूजन में है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ें समझा दी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आप जहां पर इस बात को समझ आ रहे हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है संस्थिति, और ये संस्थिति को इंग्लिश में यहां पे कहा जाएगा टोपोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, संस्कृति का मतलब क्या है, टोपोलॉजी की बात की जा रही है। इसमें से हमें क्या करना है, सभी नोट्स एक अंतरा पृष्ठ की सहायता से केबल से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, केबल से जुड़े होने की बात कर रहा है, तो या तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा, मेरे को अकॉर्डिंग तो कंप्यूटर का ही लग रहा है, और नोट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है तो भाई बिल्कुल एक ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हमारे पास में 4 टोपोलॉजी दी हैं। एक टोपोलॉजी है जिसे बस टोपोलॉजी का आता है, बी है आपकी स्टार टोपोलॉजी, सी यहाँ पे रिंग है और डी यहाँ पे ट्री है। तो आपको पता है पूछा क्या जा रहा है, जिसमें सभी नोड एक ही अंतरापृष्ठ यानी एक ही केबल से जुड़े होते हैं, जहां पर कोई डेटा भेजा जाता है और वो डेटा केबल के माध्यम से जाता है और वो आपके सभी उपकरण जो उससे जुड़े होते हैं उसके पास वो डेटा पहुंचता है। और ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ऐसी टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। और कंप्यूटर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको मैं बता दूं कि बस टोपोलॉजी आपको कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से आपको यहां पे दिखाई देगी। तो जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं ये यूजर हैं, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, ये कंप्यूटर हैं, और ये क्या होंगे, एक केबल से जुड़े होंगे। तो मैं वो केबल भी आपको दिखा देता हूं कि मान लीजिए ये केबल है, ठीक है, मान लिया कि ये है केबल और ये केबल ऐसे जा रही है, तो इससे जुड़े होंगे ये सारे कंप्यूटर। कैसे, इस तरीके से, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, इसी तरीके से ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा और ये यहां से जुड़ा होगा। इस तरीके से जो टोपोलॉजी बनती है इसे कहा जाता है बस टोपोलॉजी, जहां पर ये कंप्यूटर एक केबल से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी यहां पे एक डेटा को, कोई भी यहां पे कोई भी नोड एक डेटा भेजता है तो वह डेटा केबल के माध्यम, इस केबल के माध्यम से क्या होगा, सभी उपकरण सभी कंप्यूटर्स के पास में पहुंच जाएगा। ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। और अगर मैं ये कहूं कि स्टार टोपोलॉजी यहां पे दिया है, स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कि यहां पे बीच में क्या होगा, बीच में आपके पास में एक मेन कंप्यूटर होगा, ठीक है, और इसके बाद में इससे किनारों से जुड़े होंगे, इस मेन कंप्यूटर से जुड़े होंगे, इस तरीके से इसे कहा जाएगा स्टार टोपोलॉजी। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा स्टार टोपोलॉजी। तो यहां पर भी क्या है, किसी एक कंप्यूटर के माध्यम से जो भेजा जाएगा वो अलग अलग के माध्यम से भेजा, यानी किसी भी अलग अलग कंप्यूटर में भेजना हो तब। रिंग की बात की जाएगी तो रिंग आपको टोपोलॉजी किस तरीके की दिखाई देगी, तो आप रिंग टोपोलॉजी भी को समझ लो, तो ये कहलाती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। और इस रिंग टोपोलॉजी का मतलब है कि इससे जो कंप्यूटर जुड़े होंगे वो किस
तरीके से जुड़े होंगे तो वो इस तरीके से जुड़े होंगे, यानी इस रिंग टोपोलॉजी में इस तरीके से यूं कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो ये कहलाती है क्या? रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। तो आपका आंसर क्या है? बस टोपोलॉजी, क्योंकि इसने पूछा था कि एक डेटा से सारे उपकरण जुड़े हों, एक यहाँ पे केबल से जुड़े हों, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितनों का सही है? हाँ जी बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार है। बस संस्कृति दिया है, गीता ने, त्रिषा ने दिया है। ए रेशमा का आंसर है। ए जो ए के साथ है बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बस टोपोलॉजी की बात करता है। ठीक है, बाकी मैंने टोपोलॉजी समझा दी है, स्टार क्या होती है, रिंग क्या होती है, इसी तरीके से आपको इन कंप्यूटर को भी समझना है। आपको पता है कि हमारे पास में सेना है, भाई है, और सेना में कई सारे आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे आप अलग अलग टाइप के हमारे पास में फोर्सेस मिलती हैं। ठीक है, और वो फोर्सेस आप देखते हैं, बीएसएफ मिलता है, आईटीबीपी मिलता है, असम राइफल्स मिलता है, भारतीय सशस्त्र सीमा मिलती है। ये जो बल हैं इन सबके अलग अलग नाम आप देख पाते हैं, और सबका यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इन सब में से कोई एक ऐसा तो होगा जो सबसे पुराना होगा, यानी भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कैसे बताओगे अर्धसैनिक बल पुराना कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको बस इतना याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में अगर इनका स्थापना दिवस पता है तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सीमा सुरक्षा या बल यानी बीएसएफ की बात की जाती है, और ये जो बनाते हैं वो क्या है? स्थापना दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, और ये कब स्थापना हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, यहां पर असम राइफल्स की बात की जाती है, तो असम राइफल्स जो का गठन कब होता है? 1835 में गठन होता है। वहीं पर सशस्त्र सीमा बल की बात की जाती है, तो सशस्त्र सीमा बल का जो गठन होता है वो 1963 में होता है। और भारत तिब्बत सीमा यानी आईटीबीपी की बात की जाएगी तो ये 1962 में होता है। इस आधार पर आप चारों को देखोगे तो भारत का सबसे पुराना अगर कोई दिखेगा तो वो कौन है? असम राइफल्स यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताओ यहां पर ये आंसर समझ में आया कैसे? इसका आंसर असम राइफल्स है। तो ये भी याद रखना, इस असम राइफल्स को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी, क्योंकि यहां पे ये कहां मिलेगा आपको? ये नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाला है, यानी ये फोर्स आपको कहां मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाली है। और ये कहा जाता है पर्वतीय लोगों का मित्र, तो यहां पर इनको क्या बोला जाता है? पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, और इसे कछार लेवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कछार लेवी पहले इसका नाम हुआ करता था 1835 में, इसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और ये असम राइफल्स बना। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भारत का सबसे पुराना कैसे है? मोहिनी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, और इसके अलावा त्रिषा का आंसर है बी, मोहिनी का फिर से आंसर है बी। चलो बी आंसर यहां पे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हमारे भारत को अगर आप देखोगे, हमारे भारत में कई सारे पहाड़ों की रेंजेस हैं। कैसे रेंजेस हैं? अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कैसे करके, कि आपने भारत को इस तरीके से देखा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप बताऊं, ये भारत का एक मैप है जो कि नकली है, असली नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से भारत को देखते हैं। भारत को जब इस तरीके से देखते हैं तो आपको यहां पे हिमालय पर्वत दिखते हैं, ये हिमालय की रेंजेस हैं। आप इस तरीके से हिमालय की रेंजेस को देखते होंगे। हिमालय की रेंजेस के अलावा क्या भारत में और पर्वत भी हैं? बिल्कुल हैं। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहाड़ों की रेंजेस जैसे विंध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको सतपुड़ा की रेंज मिलेगी, यहाँ पे आपको अजंता की रेंज मिलेगी। इसके अलावा भी और कोई रेंज है? हाँ जी बिल्कुल है, ये आपका वेस्टर्न घाट मिलेगा। वेस्टर्न घाट के अलावा यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा, और ईस्टर्न घाट के अलावा भी आपको रेंजेस मिलने वाली हैं। वो रेंजेस आपको कहाँ मिलेंगी? तो वो रेंजेस आपको मिलने वाली हैं कहाँ पर? वो मिलेंगे आपको इस साइड। ये क्या है? अरावली पर्वत के नाम से यहाँ पे इसे जाना जाता है। इसके अलावा भी आपको कहीं मिलेंगी, तो क्या मिलेंगी? तो आप यहाँ पे देख पाओगे इस वाले पार्ट में आपको अराकन योमा श्रेणी मिलने वाली है। तो इस तरीके से भारत पूरा यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब पहाड़ों से तो घिरा हुआ है, लेकिन उसने पूछा क्या है? बाड़मेर और कैमूर की पहाड़ियां कहां पर हैं?
तब आप क्या बताओगे, ये भारनेर और कैमूर की पहाड़ियां आपको कहां मिलने वाली हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विंध्य श्रेणी में मिलने वाली हैं। और विंध्य श्रेणी आपको कहां मिलने वाली है, ये जो मैंने सबसे ऊपर आपको दिखाया था यही विंध्य श्रेणी है। यहां पर आपको क्या है, विंध्य और सतपुड़ा भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। तो ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती हैं, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी। तो विंध्य पर्वत में भारनेर और कैमूर की पहाड़ियां भी हैं। और आपसे अगर यह पूछ लिया जाए इस विंध्य पर्वत का कोई सर्वोच्च शिखर भी है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, इसका सर्वोच्च शिखर है सद्भावना शिखर, यानी गुडविल चोटी जो है वो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या यहां पे मैं अगर ये बोलूं कि पश्चिमी घाट का भी कोई सर्वोच्च शिखर है, तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पर पहाड़ियां हैं तो सर्वोच्च शिखर भी होगा, तो वो कौन सा है, तो उसका नाम है अनाई मुड़ी। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, चाहे वो एसएससी का उठा के देख लो, पैट का एग्जाम उठा के देख लो, यूपीएसआई का उठा के देख लो, या फिर आप किसी यूपीएससी का भी अगर एग्जाम उठा के देख लोगे, वहां पर भी ये पहाड़ियां आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर नाम है। तो आप यहां पे ये याद रखना कि एक कौन सी चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और वहीं पर आपको पूछ ले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है झिंदा गड़ा। तो ये सारी जो चोटियां हैं ये भारत में पड़ती हैं, और सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं वो भी मैंने आपको यहां पे बता दी। बाकी आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत में अगर पूछेंगे तो क्या है, वो माउंट केटू है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई रह गया, सतपुड़ा पूछे तो सतपुड़ा की धूपगढ़ है। ये बताइए, ये आंसर समझ में आए, बताइए ये समझ में आया, अगर आ गया है तो भाई बता तो दिया करो, आंसर कम दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को बोला करो। अगर आप बोलते हो ना तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो, और इसके साथ में आप पढ़ना चाह रहे हो, आप समझना चाह रहे हो, आप चीज़ों को नोट भी कर रहे हो, तो कम से कम बता दिया करो भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आपको पता है दिल की धड़कन है, बिल्कुल है, और आप हाल ही में फिल्म भी देख रहे होगे सैयारा, जहां पे आपके दिल की धड़कन जो है वो सामान्य दर पर काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, दिखाया तो ऐसे ही जा रहा है कि दिल की धड़कन है वो सामान्य दर पर काम नहीं कर रही है। अब काम नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। कैसे, तो दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी यहां पे हार्ट बीट भेजी जाती है दिल की धड़कन को सामान्य दर पर, यानी उसको कंट्रोल करा जाता है। वो कौन करता है, तो वो आपने सुना भी होगा कि अटैक आ गया, अटैक आने के बाद में उन्होंने पेस मेकर लगवा लिया है। और पेस मेकर क्या है, एक डिवाइस है, और ये क्या करती है, हृदय की जो मांसपेशी होती है ना, उन मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजती है। ये क्या करता है मांसपेशियों में, यानी जो आपकी हृदय की मांसपेशियां होती हैं, हृदय की मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजने का किसी का काम है, तो किसका काम है, वो पेस मेकर करता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स भेज दिया, अब मान लीजिए आपकी हार्ट बीट है, उसको भी तो कंट्रोल करना है, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए ये आर्टिफिशियल हार्ट बीट का काम करता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हार्ट बीट बनाने का काम कौन कर रहा है, पेस मेकर कर रहा है। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाने का काम कौन कर रहा है, पेस मेकर कर रहा है। और दिल को मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचाने का कोई काम कर रहा है, तो कौन कर रहा है, पेस मेकर करता है। और ये एक प्रकार की डिवाइस होती है जो आपके हार्ट में लगाई जाती है। इतनी बात समझ में आई? जी सर, भूल जाते हैं भाई, भूल तो सभी जाते हैं, मुझे कौन से याद रहते हैं सर, ऐसे तो मैं बस पढ़ता रहता हूँ। चीज़ों को समझो, पढ़ो, उसे बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ोगे ही नहीं, आप रिवीजन नहीं करोगे, तो आप कोई भी चीज़ हो सब भूल जाओगे। ठीक है, हम लोगों को भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सामने है तब तक हमें याद है, और अगर उसका कोई नाम ले रहा है तब तक वो याद है।
लेकिन अगर उसका नाम लेना वो बंद कर दे कोई भी, तो आप उसको याद नहीं रखते, क्योंकि हमारा माइंड उसे रिकॉल नहीं कर पाएगा बाद में। क्यों? क्योंकि उसे याद करने वाली जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसे याद कर लेते हैं। और यही होता है पे एग्जाम में भी। अगर आप बार बार एक चीज को पढ़ रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सामने वो चीज आ रही है, तो वो आपके सामने याद भी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उस किताबों को हटा दो अपनी नजरों से, आप 2-4 महीने 5 महीने बिल्कुल मत देखो, तो आपके दिमाग में जो चीजें थी वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर देती हैं। और आपके अंदर एक चीज होती है जैसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस ही तो सारी याददाश्त यानी जो हमारी मेमोरी है, उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। अब आपका हिप्पोकैम्पस काम नहीं करेगा, फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी वहां पर नहीं बन पाएगी। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, तब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी चेंज होती है। ऐसी थोड़ी हो जाती है कि एक बार देख लिया तो मेमोरी आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे राज्य हैं, बिल्कुल हैं। राज्य के अलावा हमारे यहाँ यूटी भी हैं, बिल्कुल हैं। राज्यों की संख्या की बात करेंगे तो 28 हैं, यूटी की संख्या की बात करेंगे तो 8 हैं। तो संसद में अगर आपने कोई भी कानून बनाया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमें बताना है। अगर संसद में कोई भी कानून आपने बनाया है और बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है? बताइए, यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। संसद में उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। उसके बाद यूटी को हम क्या कर देंगे? पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा 1972 की बात करूं तो मणिपुर को, जो कि यूटी हुआ करती थी, उसको स्टेट घोषित किया गया। 1972 में संसद में कानून बनाकर मणिपुर को हमने यूटी बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि संसद में हमने कानून बनाया उसके लिए, और यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर पी जो है, यानी पी वाला कथन हमारा सही है, बिल्कुल सही है। और आप देख पा रहे हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, तो कई लोग इसको उठाने की ये चर्चा करते भी हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अब यूटी है, और यूटी को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है। बीक्यू क्या कहता है? राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। भाई ये बिल्कुल गलत है। प्रतिनिधित्व प्राप्त है, आपका रिप्रेजेंटेशन भी होता है। राज्यसभा में क्या दिल्ली से राज्यसभा से सांसद नहीं जाता? क्या पुडुचेरी से नहीं जाता? क्या जम्मू कश्मीर से नहीं जाता? जाता है। राज्यसभा में दिल्ली से भी, पुडुचेरी से भी, जम्मू कश्मीर से भी, जो कि एक यूटी हैं, इनसे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि क्यू क्या है? क्यू यहां पे गलत है, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो आपको यूटी को भी प्राप्त है। एक आपको समझ में आए बात? तो यूर लेट्स प्ले यूपीएससी सीएसई हिंदी ने बताया है ए। भाई नाम तो इतने छोटे छोटे रख लिया करो यार। आपके ऑप्शन को पढ़ने के लिए मुझे ना पूरा इतना बोलना पड़ता है। लेट्स प्ले यूपीएससी सीएसई हिंदी। लेट्स प्ले बोल दिया तो फिर लोग गेम खेलने की बात कर देंगे। सर बताओ, खिलाओ। चलो, ए आंसर दिया है त्रिशा ने, और बाकी का गीता ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आपको पता है कि भारत में एक धर्म है जिसका नाम है बुद्ध धर्म। बौद्ध जो है वो क्या है? वो मुख्यालय बीजिंग है। संघाई का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग है। और इसके अलावा मुख्यालय के अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे? इसकी स्थापना। क्योंकि इसकी स्थापना बदल जाती है, वो इसलिए बदल जाती है क्योंकि ये ग्रुप जो है वो बदल जाता है सहयोग संगठन के नाम से। और फिर हम कब बदलते हैं? 15 जून को बदलते हैं, 2001 में बदलते हैं। मेंबर की संख्या भी बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ा देते हैं? हम मेंबर की संख्या करते हैं 9। 9 का मतलब क्या है? ये तो आपके रहेंगे 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, 5 प्लस के साथ साथ 9 कौन से हो जाते हैं? तो इसमें भारत शामिल होता है, इसमें पाकिस्तान शामिल होता है। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अलावा इसमें हम यहां पे बताएंगे तजाकिस्तान शामिल होता है, इसमें ईरान शामिल होता है। तो यहां पर ईरान भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कई सारे यानी बहुत सारे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहां पर 9 मेंबर बनते हैं। तो आपका सबसे आखिरी अगर कोई देश बना है वो है, आपका आखिरी देश शामिल जो है वो है ईरान। तो 2023 में शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कहता है? आपके पता है कि हमारे अंदर कई सारे विटामिन ना हो पाने की वजह से, यानी जब विटामिन की कमी की वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं।
ठीक है। आप अगर विटामिन ए की कमी देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई हमें रतौंधी हो जाता है, हमें दिखना कम हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ऐसे ही हमारे पास में एक बीमारी है जिसका नाम है रिकेट्स, और ये रिकेट्स जो है वो विटामिन की कमी से, किसी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो वो विटामिन कौन सा है? होगी। तो यहां पे विटामिन हो गया, तो विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन सी की कमी से, यानी रिकेट्स की जो बीमारी होती है वो किसकी बीमारी, सॉरी, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो याद रखना, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी का मतलब है कि हड्डियों की बात करता है और हड्डियों को कमजोर कर देता है अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है। और यहां पर विटामिन डी के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर फॉस्फेट की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर हैं, इसका मतलब क्या है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। और ये आपको किससे मिलेगा? सन से मिलेगा। तो कहा जाता है ना, हम सन के साथ, सन में जब सन की रेज हमारी शरीर पर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है। क्यों? और इससे होता क्या है? हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा पहुंचती है, फॉस्फेट की मात्रा भी पहुंचती है। तो इसी वजह से अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उन्हें जो बीमारियां होगी वो आपकी क्या होगी? वो यहां पर रिकेट्स हो जाएगी, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सीरियल बज ने बताया हड्डियों की, त्रिशा बता रहे हैं बी सुबह की। हाँ जी बिल्कुल, सुबह की धूप, सुबह की धूप है या शाम को। अब तो धूप ही इतनी तेज पड़ती है, लेने का ही मन ना करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन, जिसे अदालत का बुलावा देते हैं, आपने देखा होगा समन दिया जाता है किसी अपराधी को या किसी मुजरिम को या किसी मुलजिम को जिसका अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे समन भेजा जाता है, और समन जो दिया जाता है वो अदालत चाहती है कि वो अदालत में पेश हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अदालत का बुलावा कहते हैं इसे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश में भाग गया या कोई व्यक्ति दूसरे देश में रह रहा है, अब वहां पर उसे समन भेजना है। समन भेजना है तो किसी ना किसी आवश्यकता, कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई कन्वेंशन की नीड को पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को अगर समन देना है तो उस समन को इनमें से किसके अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हो, किसी अदर देश में रहने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हो, उस व्यक्ति को समन भेज रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना पड़ेगा। और वो समझौता क्या है? उसी समझौतों का मतलब है कि इन चारों में से एक समझौता होता है हेग सर्विस कन्वेंशन। क्या नाम है इसका? हेग सर्विस कन्वेंशन। और इस हेग सर्विस कन्वेंशन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी अपराधी को अदालत में पेश करने के लिए कोई समन भेजते हो तो वो समन इस टाइप का होना चाहिए जो इस कन्वेंशन की नियमों का पालन करता हो। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं भेज सकते, आपको इसके नियमों को पढ़ना होगा, आपके इसके नियमों का पालन करना होगा, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, तब जाकर वो नियम के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को समन भेजा जा सकता है। और अगर नहीं, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो वो समन आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, उसको हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत उसको मना कर दिया जाएगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो इसका आंसर किस किसने दिया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। गलत है भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो केस लड़े जाते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका 20 इसी के साथ में। ओ ये आखिरी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप टॉप 20 क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ। जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने का मतलब है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। ठीक है, ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, वैसे चाहे वो एसएससी के लिए पढ़ रहा हो या किसी भी के लिए भी पढ़ रहा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी क्लासेस आपको मिल रही हैं। यहाँ पर केवल मेरी क्लास नहीं है भाई, आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है सुबह 7 बजे, आपको 12:30 बजे मेरी क्लास मिल जाती है, और इसके बाद जो क्लास होगी वो शाम को मिलेंगी 8 बजे मैथ्स की क्लास, और इसके बाद 9 बजे जो क्लास मिलती है वो हिंदी की क्लास मिलती है। और यहां पर आपको सारी क्लासेस के अलावा एक बैच भी प्रोवाइड किया गया है, और बैच का नाम है चाणक्य बैच। और इस चाणक्य बैच के अंदर आपको यूपीएसआई 2025 को टारगेट करना है, आपको वर्दी के 2 स्टार पाने हैं, तो यहां पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको ये पूरी टीम पढ़ाने वाली है, जिसमें आपको 3 टीचर तो केवल जीएस पढ़ाएंगे। इनमें से केवल 3 टीचर जो है ना, 6 में से 3 टीचर तो आपको केवल जीएस के मिल रहे हैं।
यानी जीएस को हम यहाँ पे पूरी तरीके से बोनस के साथ में आपको सामने रखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। कंटेंट भी हमारा बेस्ट रहने वाला है। कंटेंट के साथ में आपको वो स्ट्रेटजी भी शेयर की जाएगी जिस स्ट्रेटजी से ये पेपर जो है क्वालिफाई हो सकता है। तो आपको ये मिलने वाला है केवल 599 रुपए में। और ये मिलेगा कहाँ पे, तो आपके लिए याद कर लेना कि ये जो है बाईएससी ऐप पर मिलने वाला है। यादविन स्मार्ट क्लासेस की जो बाईएससी ऐप है, इस पर जाकर आप यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। और यहां पर लॉगिन करेंगे तो यहां आपको सबसे पहले इस इंटरफेस पर, इस होम पेज पर यूपीएसआई 2025 दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे नहीं देख पाते हैं तो पेड क्लासेस में, पेड कोर्सेज में जाकर आप इन चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे पैट की बात करते हैं तो यूपीएससी पैट के लिए भी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, शाम को 6 बजे होती हैं। और इससे अलावा भी हम यहां पे बहुत सारी चीजें पहुंचाते हैं। बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे द्वारा साइंस स्पेशल, यानी साइंस को कवर करने के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसके लिए यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में दे रहा हूँ। वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। और यहाँ पे मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, कई सारे टॉपिक भी क्लियर कर दिए हैं। ये बैच आपके स्टार्ट भी हो चुके हैं और बहुत सस्ते बैच हैं, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आप इन बैचेस को ले सकते हैं, इन बैचेस को खरीद सकते हैं। बाकी आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो आपको नंबर अगर पता करना है तो आपके सामने इस स्क्रीन पर दिख जाएगा कि हमारा जो नंबर है वो आपके सामने ये दिया गया है, 8266981579। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, आप वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम इसी टाइम पे, यानी 12:30 बजे। तो 12:30 बजे आप जीके की क्लास में जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।